Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, this is your SST class 6, okay? And today we will read class 6 SST Social and Political Life, okay? And students, chapter number 3rd, and the chapter number 3rd is what is government, okay? And students, it is video 2 and we have to start from page number 32. all right. Democratic government, लोकतांत्रिक सरकार, okay? लोकतांत्रिक, या you can say प्रजातांत्रिक सरकार. India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main features of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So, in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. all right. So let's start explanation of this para. Democratic government. Democratic means लोकतांत्रिक, government means सरकार. तो क्या होती है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार? जिसे नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक क्या होती है? जहाँ पर प्रजा का या लोगों का तंत्र होता है, मीन्स लोग अपनी गवर्नमेंट को स्वयं चुनते हैं. ओके, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. भारत एक लोकतंत्र है. दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. ओके, मीन्स कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए, ओके स्टूडेंट्स, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है. हमें इतने इजी वे पे या इतनी इजीली हमें लोकतांत्रिक देश नहीं मिला. ठीक है, हम इतनी जल्दी लोकतांत्रिक देश के सदस्य नहीं बने. इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे पूजनीय नेताओं ने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे प्रयास किए. ओके, there are other places in the world where people have also struggled to have democracies. There are other places in the world. Okay, संसार में और भी कई देश हैं where people have also struggled to have democracy, जहाँ लोगों ने, ठीक है, संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए. यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स. यू नाउ नो दैट, अब तुम जानते हो, दैट द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, कि जो लोकतंत्र की जो मुख्य बात है, मुख्य विशेषता है, वह यह है कि लोगों के पास अपने नेता को इलेक्ट करने की पावर होती है. ठीक है, हम कह सकते हैं कि लोग अपने नेता को स्वयं चुन सकते हैं. इतनी पावर लोकतंत्र में लोगों के पास होती है. ओके, सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. तो इसलिए जो डेमोक्रेसी का सेंस है, मीन्स कि जो लोकतंत्र का अर्थ है, वो होता है कि लोगों का ही शासन करना. ठीक है, सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? कि लोगों का शासन करना. द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स. तो जो लोग होते हैं वे स्वयं अपने नेता को चुनते हैं और इसमें भागीदार बनते हैं कि कैसे लोकतंत्र में नियमों को बनाया जाए. ठीक है, तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह होता है कि, ठीक है, जो बेसिक आइडिया, जो मूलभूत विचार है, वह यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं. ओके, democratic government in our times are usually referred to as representative democracies. Okay, in representative democracies people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot
call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. Okay, so democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy. तो democratic जो government है means कि आज के समय में जो लोकतांत्रिक सरकार है, तो लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि ही लोकतंत्र कहते हैं. ठीक है, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इन आवर टाइम्स, हमारे समय में जो लोकतांत्रिक सरकार है, आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. ठीक है, तो आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं. ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. एंड इन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज मीन्स प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि इलेक्शन की प्रोसेस से मीन्स कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं. ओके, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. और दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो ये प्रतिनिधि होते हैं, ये प्रतिनिधि मिलकर ही सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं. ओके, दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ. ओके, आजकल कोई भी सरकार स्टूडेंट्स अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती कि जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे. ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. ओके, तो तब तक कोई भी सरकार खुद को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती, खुद को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क लोगों को, ठीक है, जब भी वे देश के सभी वयस्क लोगों को जब तक नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे तो वह सरकार स्वयं को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती. ओके, दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ यह है कि देश में सभी वयस्कों को मत देने का, वोट देने का अधिकार है. ओके, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. लेकिन यह हमेशा नहीं होता. ठीक है, लेकिन यह पहले हमेशा ऐसा नहीं था. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. In their earliest forms, governments allowed only men who owned property and were educated to vote. Okay, this meant that women, the poor, the propertyless and the uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulation that these few men made. But it was not always like this. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था. Okay, can you believe, क्या आप विश्वास कर सकते हो that there was a time कि एक बार ऐसा समय था when government did not allow women and the poor to participate in the elections. कि जब सरकार, एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे. ठीक है, जब सरकार में ऐसा रूल था कि जो गरीब हैं और जो महिलाएं हैं वे चुनाव में भाग नहीं ले सकती. इन देयर अर्लिएस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट. ओके, और उससे भी पहले समय में, प्राचीन समय में क्या था, अपने शुरुआती दौर पर तो सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे या और जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी, अपनी संपत्ति होती थी, एंड वर एजुकेटेड टू वोट, और जो पढ़े लिखे होते थे. दिस मीन्ट, इसका अर्थ है दैट वुमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. दिस मीन्ट, इसका अर्थ है दैट वुमेन की महिलाएं, द पुअर गरीब, द प्रॉपर्टी लेस और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है, एंड द अनएजुकेटेड और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वर नॉट अलाउड टू वोट. उनको अलाउड नहीं था कि वे वोट दे सकें.
ठीक है। तो इसका मतलब था कि औरतें, गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था शुरुआती दौर में। ओके, द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मैन मेड। द कंट्री वॉज गवर्न बाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। ओके, इन इंडिया before independence only a small minority was allowed to vote, all right, and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people including Gandhiji were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. ओके, सो इन इंडिया, भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस, भारत में स्वतंत्रता से पहले ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। केवल एक छोटे अल्पसंख्यक लोग थे, ठीक है, केवल एक छोटे माइनॉरिटी लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे, वॉज अलाउड टू वोट, जिसको कि वोट देने का अधिकार था। तो हम कह सकते हैं कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority. इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। ओके, इसलिए जनता ने क्या किया, संगठित होकर इस अधिकार की मांग की थी। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, तो सेवरल पीपल, अनेकों लोग, जिसमें इंक्लूड हैं गांधी जी, वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस, ठीक है, जिसमें गांधी जी भी क्या हैं, शामिल हैं। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का क्या किया, विरोध किया। जो ये अनफेयरनेस, अन्यायपूर्ण जो चल रहा था, व्यवहार चल रहा था, इसके क्या रहे, सब अगेंस्ट रहे। एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, और फिर ऐसी मांग उठाई गई गांधी जी के साथ सभी लोगों ने कि सभी एडल्ट्स को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, या वो निरक्षर हो, अनपढ़ हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो संपत्ति वाला हो या वो प्रॉपर्टी लेस हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन वे क्या होने चाहिए, एडल्ट होने चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये क्या कहलाया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाया। ओके, Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in day out should not have the vote for the crime of being a poor man. Writing in the journal यंग इंडिया इन 1931। ओके, तो राइटिंग इन मीन्स कि क्या था, जब 1931 में गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखते हुए कहा था, ठीक है, कौन सी, यंग इंडिया एक पत्रिका थी, उसमें गांधी जी ने लिखते हुए कहा, गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। ठीक है, तो उन्होंने लिखा था इस पत्रिका में, उन्होंने कहा कि मैं यह विचार बेयर नहीं कर सकता, मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। ठीक है, तो इस बात को हम नहीं मानते कि जिस आदमी के पास क्या है, संपत्ति है, वह वोट दे सकता है। बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर, लेकिन जिस आदमी के पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। ओके, बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। ओके,
तो वे क्या कहते हैं, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है तो वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो क्या ये गरीब आदमी होना ही उसका गुनाह है कि इस वजह से वो वोट नहीं दे सकता? तो क्या कहा था गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए? उन्होंने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ओके, नाउ हियर इज स्टूडेंट्स वन पैराग्राफ, वोट्स फॉर वुमेन। ओके, तो यहाँ पे कोटेशन दिए हुए दो लोग खड़े हैं कि वोट्स फॉर वुमेन, महिलाओं को वोट दो, और ये महिलाएं ही इस कोटेशन को शो कर रही हैं, दिखा रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। नाउ nowhere in the world have governments willingly shared power. All over Europe and the USA, women and the poor have had to fight for participation in government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. Okay, during the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. Many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decisions. The suffragettes demanded the right to vote for women. Okay, vote for all women and to get their demands. Okay, here heard they chained themselves to railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes, and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. Okay, so now nowhere in the world have governments willingly shared power. Okay, nowhere, all right, संसार में कहीं भी, okay, संसार में nowhere, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से, willingly means स्वेच्छा से, अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। ऑल ओवर यूरोप, ठीक है, ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में, एंड यूएसए में और अमेरिका में, वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। तो पूरे यूरोप में और अमेरिका यूएसए में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। ओके, Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. Women's struggle, तो जो महिलाओं का जो संघर्ष था, ठीक है, जो महिलाओं के द्वारा जो संघर्ष किया गया, टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड, ठीक है, तो महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और अधिक मजबूती पकड़ी। This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. This movement is called the, इस आंदोलन को महिला मताधिकार, women's suffrage movement means महिला मताधिकार आंदोलन, ओके, women's महिला suffrage मताधिकार movement means आंदोलन। तो इस आंदोलन को, किस आंदोलन को, जो आंदोलन पूरे यूरोप में और यूएसए में महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किया गया संघर्ष जो था, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। ओके,
द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट, और इसका अर्थ है, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, सफरेज मूवमेंट कहते हैं। और सफरेज मूवमेंट क्या है, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है, जो कि अंग्रेजी में सफरेज मूवमेंट है। और अब सफरेज का क्या अर्थ है, सफरेज का अर्थ होता है राइट टू वोट, यानी मत देने का अधिकार। ओके, सफरेज मीन्स राइट टू वोट यानी मत देने का अधिकार। ऑलराइट, during the war many men away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered man's work. Many women began organizing and managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen as being equally capable of making decisions during the war. Okay, during the war means युद्ध के दौरान many men were away fighting, बहुत से पुरुषों ने, ठीक है, बहुत से पुरुषों ने लड़ाई में भाग लिया था। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। ओके, एंड जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। ओके, कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या माना जाने लगा, दे वाज कैपेबल ऑफ डूइंग, वे सभी काम कर सकते हैं। सो वुमेन बिगिन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन, और इसीलिए महिलाओं को निर्णय लेने के लिए क्या माना गया, पुरुषों के समान योग्य माना जाने लगा। ओके, द सफरेजेट डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन। Okay, all women, and to guard their demands heard, they chained themselves to railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes, and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. So the suffragettes demanded the right to vote for all women and get their demands heard. They chained themselves to railings in public places. ठीक है, तो जो महिला मताधिकार आंदोलन था स्टूडेंट, जो सफरेजेंट था, जो महिला मताधिकार आंदोलन था, कि जो साथी लोग थे, जो महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। ठीक है, और उनकी आवाज़ें सुनी जाएं, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बात कर, ठीक है, वर इम्प्रिजेंट एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स, उन्होंने जगह जगह पर अपने को लोहे की जंजीरों से बात कर प्रदर्शन किया। मीन्स अपने को कैदी की तरह उन्होंने सबके सामने रखा, और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं तो दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, उन्होंने भूख हड़ताल भी करी। ठीक है, और कई क्रांतिकारी महिलाएं कहाँ गई, इम्प्रिजन मतलब जेल भी गई। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. Okay, और जो अमेरिकी महिलाएं थी, ठीक है, अमेरिकन वुमेन गॉट मीन्स कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था स्टूडेंट्स, 1920 में मिला था। अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब मिला, मत देने वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 में मिला। जबकि यूके में अगर हम बात करें, वाइल वुमेन इन द यूके गॉट टू वोट इन द सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928, जबकि यूके में इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार, ठीक है, इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कब मिला, कुछ सालों के बाद मिला, यानी 1920 में तो अमेरिका में मिला, और 1928 में इंग्लैंड की औरतों को मताधिकार मिल चुका था। ओके, मीन्स कि 1928 में इंग्लैंड की औरतों को क्या मिला, राइट टू वोट मिला, मत देने का अधिकार मिला। ओके,
सो स्टूडेंट्स देखिए कितना इन लोगों ने कितनी कष्ट सहे, कितना संघर्ष किया, जिससे कि इन सभी लोगों ने हमारे लोकतंत्र में बहुत अहम भूमिका में लगाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, Look at the maps on pages 29 and 30. They show the states, union territories and districts of India. Find out the following information from these maps and various other resources. Look at the maps on page 29 and 30. अब हमें students map 29 और 30 को देखना है. So where is map 29 and 30? You can see here. Okay, this is India adjacent countries map. All right, here we can say all states in our country and adjacent countries also with Arabian Sea, Bay of Bengal and such types of islands. Okay, and students next page number 30 we can see India administrative divisions 2011. Here are all states and some districts. Okay, some cities, some districts here we can see. तो हम इसको ध्यान से देखेंगे पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 के मैप दिए गए मानचित्र को. ओके, सो आफ्टर दैट what we have to do, they show the states, union territories and districts of India. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दोनों मानचित्र में वह हमें क्या बताते हैं, स्टेट्स राज्य दिखाते हैं, यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया और भारत में जितने भी जिले हैं स्टेट के अंदर उन सबको दर्शाते हैं. ओके, फाइंड आउट द फॉलोइंग information from these maps and various other resources. तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, पता लगाना है किस बारे में, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे दी गई जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं उसमें उसके बारे में पता लगाना है फ्रॉम दीज मैप्स, इन चित्रों में, एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज. और हमें क्या पता लगाना है, उसके जो अदर रिसोर्सेज हैं, मीन्स कि जो उसके अन्य संसाधन हैं उसके बारे में हमें पता लगाना है उन दो मानचित्रों की सहायता से. ठीक है, तो इन दोनों मानचित्रों की सहायता से हमें पता लगाना है कि कैसे पता लगाना है कि क्या संसाधन थे, अन्य जो भी संसाधन थे उनके बारे में हमें पता लगाना है. नीचे दिए गए अभी कई टॉपिक्स आएंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं कई टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे, तो उसके बारे में हम मानचित्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम सबसे पहले मानचित्र देखेंगे पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30 के मानचित्र को हम देखेंगे. ठीक है, और देन उसके बाद हम पता लगाएंगे. ऑलराइट, तो अब क्या पता लगाना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन, नेम ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, हमें क्या पता लगाना है कि भारत के जो नेबर्स हैं, मीन्स कि पड़ोसी देश हैं, या भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम पता लगाएंगे उन मानचित्र को देख के. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने देखा था बहुत सारे पड़ोसी एडजेसेंट कंट्रीज़ भी हमारे उसमें थी, एडजेसेंट कंट्री हमारे उसमें दिखाई गई थी, भारत में कितने सारे पड़ोसी देश हैं. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसमें हमें बताई गई हैं, हम देख सकते हैं. ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेन वी विल सी पेज नंबर 29 एंड पेज नंबर 30. हियर वी कैन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड विथ नेबर्स लाइक नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत. ओके, एंड दमन एंड दीव आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली. ओके, यूनियन टेरिटोरी, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटोरी हम देख सकते हैं यहाँ पे. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी. इस मानचित्र की सहायता से आप इन आंसर्स को बता सकते हैं. नाउ सेकंड वन स्टूडेंट्स, नेम ऑफ योर स्टेट, नेम ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी. ओके, नेम ऑफ योर स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी एंड इट्स नेबर्स. ओके, एंड इट्स नेबर्स. सो अब हमें उन दोनों मानचित्र को देख के हमें बताना है कि ओके
नेम्स ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटोरी एंड इट्स नेबर्स। अब आपको क्या बताना है उन दोनों मानचित्र को देखकर? अब आपको राज्य, यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश और नेबर्स और पड़ोसी देश बताना है। नेक्स्ट, नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स। अब आपको स्टूडेंट्स क्या बताना है? आपके जिले का नाम क्या है और आपके जिले के आसपास कौन से जिले हैं, या आपका जिला कौन से राज्य को टच करता है, मीन्स तो वही उसके क्या हो गए? नेबर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट, रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल्स। और अब आपको बताना है अपने जिले से जो नेशनल कैपिटल्स हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग, ठीक है। तो NH आपको बताना है, नेशनल हाईवे बताना है जो कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, now next exercise, look at the statements. So student, this is your homework. Okay, आप इसको अपनी रफ कॉपी में करिए, तो हम when our school will reopen then we will see. all right, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. इट इज़ वेरी इजी. यू विल टेक हेल्प फ्रॉम एटलस और पेज नंबर 29 और 30 मैप. ओके, now look at the statements in the column on the left. Can you identify which level they belong to? Place tick marks against the level you consider most appropriate. Look at the statement. Okay students, अब आपको नीचे दिए गए statements देखने हैं. इन कथनों को देखिए, आप इन statement पर नज़र दौड़ाइए. And can you identify, क्या आप पहचान सकते हैं which level they belong to? Okay, तो किससे ये संबंधित है, मीन्स कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित है. ओके, प्लेस टिक मार्क्स अगेंस्ट द लेवल यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट. और आपको क्या करना है? आपको नीचे दी गई तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाना है, देखना है. नज़र दौड़ाना मीन्स ध्यान से देखना है. और क्या आप पहचान सकते हो कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं. ठीक है, तो सरकार के स्तर स्टूडेंट्स हमने बताए थे, हमने पढ़े थे लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर या केंद्र स्तर. ठीक है, तो हमें इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बताना है कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं. हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, उससे पहले भी हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना. ओके, नाउ फर्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या है. द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विथ रशिया. द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स कि जो सरकार का फैसला है कि भारत सरकार का रूस के साथ, किसके साथ? रसिया के साथ, यानी रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का. ठीक है, मैत्री संबंध, गुड रिलेशनशिप बनाने का जो भारत सरकार का फैसला है वो लोकल लेवल में आएगा, स्टेट लेवल में आएगा या सेंट्रल लेवल में आएगा. तो जिसमें भी आएगा स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? टेक करना है. तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स ये किस में आएगा? सेंट्रल लेवल में आएगा. ठीक है, अगेन सुनिए. The decision of the government of India to maintain peaceful relations with Russia. भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का फैसला या निर्णय. एंड सेकेंड वन, the decision of the government of West Bengal on whether to have board exams in class 8th for all government schools. अब देखिए यहाँ पर क्या करा? The decision of the government of West Bengal. ठीक है, तो यानी कि वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल राज्य का, पश्चिम बंगाल का की सरकार का जो फैसला था, क्या फैसला था? कि सारे स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का जो निर्णय का फैसला था, तो वो किसका होगा? जैसे क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ये किसका फैसला होगा? किस लेवल का होगा स्टूडेंट? स्टेट लेवल का. ठीक है, राज्य सरकार का. ओके, now next one, introduction of 2 new trains between डिब्रूगढ़ and कन्याकुमारी. अब स्टूडेंट्स क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स. अब 2 नई ट्रेनें डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई 2 रेल सेवा शुरू करने का फैसला. ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है कि जो रेल सेवा का जो फैसला होता है, ठीक है, वो किसका फैसला होता है? सेंट्रल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर पर ये लेवल का फैसला होता है, राष्ट्रीय स्तर पर इस पे काम होता है कि क्या डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का जो निर्णय है वो किसका है? सेंट्रल लेवल का है.
ओके. नाउ नेक्स्ट द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल in a particular area of the village. The decision to locate a common well in a particular area of the village means कि particular जो area है, गांव का एक विशेष क्षेत्र या गांव का कोई एक इलाका जहां पर एक सार्वजनिक कुआं बनाना है. ठीक है, मीन्स गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान के चुनने का निर्णय. तो अब ये गांव की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये लोकल का होगा. ठीक है, तो ये किसका फैसला हो गया? ये लोकल लेवल पर ये फैसला हो गया कि किसी स्थान पर या गांव में एक सार्वजनिक कुएं जो पब्लिक के लिए होगा. ठीक है, उससे कोई भी व्यक्ति पानी भर सकता है. तो सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का जो निर्णय होता है वो लोकल गवर्नमेंट का होता है. ओके. डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना. अब देखिए क्या है, नेक्स्ट डिसीजन है कि पटना में, ठीक है, पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय. तो अब ये किसका होगा स्टूडेंट? जैसे हम पटना की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं. ठीक है, किसके बात कर रहे हैं पर्टिकुलर? हम पटना की. तो एक पटना में क्या बनाना है? डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क. ठीक है, तो पटना में कहीं किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर बनेगा, तो ये किसका होगा? लोकल गवर्नमेंट का होगा. ठीक है, उस स्थान की जो सरकार होगी वो इसका डिसीजन लेगी कि कहाँ पर बच्चों के लिए पार्क बनाना है. नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स. अब नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. हरियाणा की सरकार का फैसला किसके बारे में? सारे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का जो फैसला है. ठीक है, आप जैसे नाम से ही क्लियर है, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की सरकार का फैसला कि वहाँ के सभी किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की जाए. तो यह फैसला किसका होगा स्टूडेंट्स? स्टेट का होगा, क्योंकि ये हरियाणा की सरकार बात कर रही है. तो ये किसका स्तर हो गया? ये लोकल नहीं होगा, ये क्या होगा? स्टेट लेवल पे होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज़ नोट. अब देखिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ नोट की बात आ गई है. ठीक है, तो रुपीज़ फाइनेंशियल जो भी फैसले होते हैं वो कौन करती है? केंद्र सरकार. राष्ट्रीय स्तर पर उसका फैसला होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 1000 रुपये का नया नोट, नया रुपये का नोट जो है, 1000 रुपये का जो नया नोट है, उसे शुरू करने का जो डिसीजन है, शुरू करने का जो फैसला है, वो ऑफकोर्स स्टूडेंट सेंट्रल लेवल के द्वारा होगा. ओके, तो अभी आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं, फिर से आप इसको सुन लेंगे, तो इससे आपको काफ़ी हद तक, काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा अबाउट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सरकार के स्तर और उसके कार्यों के बारे में आपका सारा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा. दिस इज अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज. ओके, आप फिर से देखिए इस एक्सरसाइज में क्या करना है. इस एक्सरसाइज में नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए और पहचानिए कि वे सरकार के किस लेवल से, किस स्तर से संबंधित है, और उनके आगे आपको क्या लगाना है? निशान लगाना है. ओके, जैसे कि फर्स्ट वन था द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विथ रशिया, यानी भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय. तो ऑफकोर्स ये किसके साथ होगा स्टूडेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होगा, केंद्र सरकार के साथ होगा. एंड सेकेंड वन, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ओके, ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8th फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स. ठीक है, मीन्स कि पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का जो निर्णय है वो कहाँ पर होगा? स्टेट में होगा. कहाँ पर होगा? वो स्टेट गवर्नमेंट में या स्टेट लेवल में होगा. Now next, introduction of 2 new trains between डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी. ओके, अब हमारे डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में 2 नई रेल सेवा कराने का जो फैसला है. ठीक है, 2 नई रेल सेवाओं को शुरू करने का फैसला किसका होगा स्टूडेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज. ओके, मीन्स कि गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का, पर्टिकुलर एरिया को चुनने का जो फैसला है वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट करेगी. वो किसका फैसला होगा? लोकल गवर्नमेंट का होगा. मीन्स कि उस लोकल स्तर
पर अगर हमें किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना है या गवर्नमेंट उसका कोई कंस्ट्रक्शन करवा रही है पब्लिक के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ही इसको डिसाइड करेगी. ओके. Now next students, decision to construct a big children park. Okay, a big children park in Patna. अब एक डिसीजन और क्या है कि पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का, बिग चिल्ड्रन पार्क. अब पटना के ये किसी विशेष जगह पर होगा स्टूडेंट, किसी एक स्थान पर होगा, तो ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के द्वारा होगा. किसके द्वारा होगा? ये लोकल गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो यह किस स्तर का फैसला है? यह स्थानीय स्तर का फैसला है. The decision of the government of Haryana to provide free electricity for all farmers. Okay, the decision of the government of Haryana, हरियाणा की सरकार का जो फैसला है कि क्या फैसला लिया था हरियाणा की सरकार ने? फॉर ऑल फार्मर्स, की सभी किसानों के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान की जाए, मुफ्त बिजली उनको दी जाए हरियाणा के किसानों को. तो यह जो फैसला था हरियाणा की सरकार ने लिया था, तो ये किस स्तर का होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हरियाणा की सरकार ने लिया था, इट मीन्स स्टेट लेवल. ठीक है. लास्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज़ नोट. ओके, तो अगर देश में 1000 रुपये के नए नोट को शुरू करना है, नए नोट शुरू करने का जो निर्णय होगा वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स किससे होगा? वो होगा हमारा सेंट्रल लेवल का फैसला होगा. स्टूडेंट्स, नाउ आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लेवल. ओके, so students, this chapter is closed now and today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. So till then, revise your whole work and stay safe. Take care. Thank you very much. Have a nice day.